किसान भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं थे। सही बात। वहां घीसू जैसे लोगों का होना शायद कोई अचरज की बात नहीं थी। क्या ये एक तरह से समाज पर टिप्पणी है कि भाई मेहनत का कोई फायदा नहीं, इसलिए घीसू का रास्ता ज्यादा समझदारी का था? अजीब सी समझदारी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्रेमचंद घीसू के आलस को सिर्फ एक व्यक्तिगत कमी की तरह नहीं दिखाते, वो इसे उस सामाजिक व्यवस्था पर एक कमेंट की तरह पेश करते हैं जहां आप कितनी भी मेहनत कर लो, ना इज्जत मिलती है, ना 2 वक्त की रोटी की गारंटी। सही। तो ऐसे में घीसू की ये निष्क्रियता, ये कामचोरी एक भयानक किस्म की समझदारी बन जाती है, या शायद कहें कि सिस्टम के खिलाफ एक तरह का मौन विद्रोह। दिलचस्प नजरिया है ये। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। हाँ। सुबह पता चलता है कि बुधिया मर गई। हाँ। पेट में बच्चा भी नहीं बचा। हाँ। और उसके बाद शुरू होता है रोना पीटना, जोर जोर से। दिखावे का लगता तो वही है, क्योंकि फौरन बाद वो योजना बनाने लगते हैं कि कफन और लकड़ी के लिए पैसे कैसे जुटाए जाएं। गांव वालों से मांगने की तैयारी, और उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं। जमींदार, जो कहानी बताती है कि इन दोनों से नफरत करता है। हाँ, नफरत करता है, फिर भी 2 रुपए दे देता है। शायद लोकलाज के डर से। हाँ, हो सकता है। और गांव के बनिए महाजन भी कुछ कुछ पैसे देते हैं। कुल 5 रुपए जमा हो जाते हैं। 5 रुपए उस जमाने के हिसाब से शायद ये कफन के लिए ठीक ठाक रकम रही होगी। हाँ, जरूर। लेकिन इसके बाद जो होता है वो शायद कहानी का सबसे ज्यादा विवादित और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। वो बाजार जाते हैं कफन खरीदने, लेकिन खरीदते नहीं। उनके मन में ख्याल आता है। हाँ, वो सोचते हैं कि कफन तो लाश के साथ जली जाएगा, है ना? तो इन पैसों से क्यों ना अपनी भूख मिटाई जाए, अपनी प्यास बुझाई जाए। ये ख्याल आना और फिर उस पर अमल करना, ये फैसला, ये अपने आप